हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ेंगे और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की पूरी डिटेल्ड क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर महिलाएं जब घर से बाहर जाती है और घर से बाहर जब काम करती है तो वो सेक्शुअल हरासमेंट फेस करती हैं। तो सेक्शुअल हरासमेंट जब वो फेस करती है तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक अलग से एक्ट बना दिया, पॉश एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द सेक्शुअल हरासमेंट। तो क्या जो महिलाएं घर के अंदर रहती है, जो घरेलू काम करती है, क्या उनके लिए कोई अलग से एक्ट बनवाने की जरूरत थी? क्या वो कोई प्रॉब्लम फेस करती होगी जो एक्ट बनाने की जरूरत है? जी हाँ, ये एक हार्श रियलिटी है हमारे इंडिया की। इवन हम एक 21st सेंचुरी में रहते हैं, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई है। आप चाहे किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, किसी भी कम्युनिटी में चले जाओ, चाहे कोई से भी कम्युनिटी का लेवल देख लो, आप देखोगे कि कोई ना कोई वुमेन, इवन एवरी थर्ड वुमेन इन इंडिया फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है 2005 में एक एक्ट लेके आती है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट का मेन मोटिव ये है कि जो महिलाएं घरों में काम करती है, जो महिला घरेलू काम करती है, अब घरों में काम और घरेलू काम दोनों में डिफरेंस है। देखो, जो महिला घरों में काम करती है वो तो जाएगी पॉश एक्ट में, लेकिन जो महिला घर के अंदर रहती है और जो घर में काम करती है वो जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आती है। अब वो महिला कौन कौन हो सकती है? आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, चाहे आप लिव इन में रह रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो भी आप इसमें फॉलो करोगे, एक विडो भी इसमें फॉलो करेगी। तो इस पूरे एक्ट में इस पूरे एक्ट में आपको बता दिया गया है कि कौन सी जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस कैटेगरी में आएगी। ठीक है। इस एक्ट का मेन मोटिव ये है कि जो एग्रीव्ड वुमेन है, जो पीड़ित महिलाएं है, जो विक्टिम है, उसको न्याय दिलाना। ठीक है, उसको न्याय दिलाना, उसको कंपनसेशन दिलाना और आगे ये किसी प्रॉब्लम फेस ना करे, उसको रिलीफ प्रोवाइड करना, इस पूरे एक्ट का मेन मोटिव है। चलिए जानते हैं इस पूरे एक्ट में। बिफोर वी स्टार्ट द एक्ट और बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, मैं आपको बता दूं, वी द टीम ऑफ Juris Sati providing the test series in just ₹99, just a price of copy. We are offering the test series of Rajasthan Judiciary. Hurry up, just download our app and buy our test series. We are offering 50% discount on our test series. चलिए, आपको ऐप डाउनलोडिंग में या टेस्ट सीरीज परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखो, हम पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और 37 सेक्शंस हैं। अब मैंने क्या करा है कि इस 5 चैप्टर के आपको जस्ट बता दिया कि इस चैप्टर में सिर्फ इतनी चीज़ है, इस चैप्टर में जस्ट इतनी चीज़ है। देखो, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट एंड डेफिनेशन। देखो, कोई सा भी एक्ट हो वो स्टार्टिंग में आपको बता देता है एप्लीकेबिलिटी, उसकी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट में, साथ ही साथ उसी के नीचे उसकी डेफिनेशंस बता देगा कि ये एक्ट जो है इतनी डेफिनेशंस कवर करता है। लेकिन अगर कोई एक्ट डेफिनेशन कवर भी नहीं करता है और कोई ऐसा टर्म जो इसमें इंक्लूड है तो वो भी बता देगा कि आप इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ से रेफर कर लीजिए। अब हम इस एक्ट की बात करें तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और साथ ही साथ क्या होगा, ये एक्ट कमेंसमेंट और इसकी इनैक्टमेंट डेट भी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में पता चल जाती है। अब जैसे ये जो एक्ट है ये इनैक्ट हुआ था 23 सितंबर 2005 को, लेकिन एनफोर्स कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट डेट दोनों में बहुत डिफरेंस है। इनैक्टमेंट डेट वो होती है जब आपको प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाती है और एनफोर्समेंट डेट जिस दिन से आपका जो एक्ट पूरा गजट नोटिफाई हो गया और अप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर हम बीएनएस देखें, प्रेसिडेंट की असेंट में मिल गई, लेकिन बीएनएस एनफोर्स कब होगा? 1 जुलाई को। तो ये जब एनफोर्स होगा 1 जुलाई को तो वो माना जाता है आपकी एनफोर्समेंट डेट। चलिए, अब चैप्टर 2 में बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 में सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 3। वो सेक्शन 3 बताता है आपको डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और उस डेफिनेशन में आपको एक एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। उसमें आपको बता दिया इकोनॉमिक अब्यूज क्या होता है, मेंटल अब्यूज क्या होता है, सारे टाइप्स ऑफ अब्यूज जो है वो आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो है वो आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या बोलता है? चैप्टर 3 यहाँ पे बताता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है?
ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है, साथ ही साथ या फिर रोल फंक्शन गवर्नमेंट का भी बता दिया। तो चैप्टर 3 बताता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में। चैप्टर 4 बताता है रिलीफ के बारे में, ठीक है, कि जो विक्टिम है उसको क्या क्या रिलीफ दिए जा सकते हैं, क्या विक्टिम जो है इतना डर गई कि उसकी काउंसलिंग लेने की जरूरत है, तो यहाँ पे काउंसलिंग का भी प्रोविजन है। आप अपील भी कर सकते हो, अगर आप जो है आपकी जो कोर्ट है जिस लोअर जुडिशरी के फैसले से आप सहमत हैं तो आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। आप क्या विक्टिम के लिए कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर, कई बार क्या होता है कि इतना डरा दिया जाता है विक्टिम को कि वो घर से बाहर निकलने में भी सोचती है, तो क्या उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल उसको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। यहाँ पे जो चैप्टर 4 है यही बात करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, रिलीफ की, वेलफेयर कमिटी, ये सारी बातें चैप्टर। लास्ट चैप्टर जो है वो मिसलेनियस, जहाँ पे बताता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है कि नहीं और क्या पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो ये बातें चैप्टर 5 होता है। एक्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई सी भी एक्ट, कोई सा भी बैरिक लोगे, सबसे पहले कोई सा भी एक्ट हो उसके ऊपर आपको प्रियम्बल मिलेगा। प्रियम्बल क्या होता है कि इन जस्ट आपको 2-3 लाइन्स में क्या होता है, इन जस्ट आपको 2 और 3 लाइन्स में क्या बता देता है, पूरा जस्ट ऑफ द एक्ट बता देता है कि इस पूरे एक्ट का मतलब क्या है, मोटो क्या है, मोटिव क्या है, ये पूरा आपको प्रियम्बल बता देता है। देखो ये जो प्रियम्बल है ये क्या बोलता है कि इस एक्ट का मेन मोटो ये है कि वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और जो विक्टिम है, विक्टिम जो किसी भी तरीके का वायलेंस उसकी फैमिली में फेस कर रही है, उसकी रिपोर्ट करना, उसके उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना और उनको न्याय दिलाना, ये जो है इसका मेन मोटिव है इस पूरे एक्ट का। अब ये जो एक्ट है ये कब एनफोर्स हुआ? 56th ईयर ऑफ द रिपब्लिक इंडिया, मतलब आजादी के 56 साल बाद ये जो एक्ट है ये एनफोर्स हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस जो कि सेक्शन 2 में देके रखिए। देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सेक्शन 1 तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। देखो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है वही कवर करेंगे। अब सबसे पहली डेफिनेशन जो है यहाँ पे एग्रीव्ड वुमेन। ये एग्रीव्ड वुमेन क्या होता है? अभी एग्रीव्ड वुमेन क्या होता है? सबसे पहली डेफिनेशन 2 क्लॉज ए में जो देके रखी है वो आपको एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन देके रखी है। एग्रीव्ड पर्सन में यहाँ पे इन्होंने बोल दिया एनी वुमेन, ठीक है। एनी वुमेन मतलब कोई सी भी महिला, फिर वो चाहे आपकी मम्मी ही क्यों ना हो या कोई फीमेल जो है लिव इन में रह रही हो या कोई विडो, यानी कि एनी महिला, कोई भी वुमेन एग्रीव्ड पर्सन में आ सकती है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। Who has been in domestic relationship, क्या बोल दिया? डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है ये आप भी सोच में पढ़ रहे होंगे, तो जब आप 2 क्लॉज एफ पढ़ेंगे ना तब मैं आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप बताऊंगी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है। विद द रेस्पोंडेंट, किसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है? रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट कौन होगा? जिसने विक्टिम के खिलाफ कोई क्राइम किया हो, जिसने विक्टिम को परेशान किया हो, जिसने विक्टिम को टॉर्चर किया हो। और विक्टिम कौन है? वो एग्रीव्ड पर्सन, वो महिला, ठीक है। हैज बीन सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, वो क्या कर रही है? डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है। तो यहाँ पे क्या एसेंशियल्स मिलते हैं हमको? देखो हमारा जो राजस्थान जुडिशरी का पैटर्न है ना, वो 1 नंबर में 1 क्वेश्चन, 3 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं और वर्ड लिमिट सेट कर देते हैं, तो हमको उसको अकॉर्डिंग फ्रेम करना हमारी ड्यूटी है, ठीक है। अब अगर आपको 1 नंबर में आता है एग्रीव्ड पर्सन, तो आप क्या लिख दोगे कि एनी वुमेन वाज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप बाय द रेस्पोंडेंट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी, साथ साथ उसके एसेंशियल्स भी बताने पड़ेंगे। अब जैसे एग्रीव्ड पर्सन में क्या बोला कि एनी वुमेन जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, किसके साथ है? रेस्पोंडेंट के साथ है, और वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है। तो डोमेस्टिक सब्जेक्ट टू एनी एक्ट, कोई सा भी एक्ट अगर वो फेस कर रही है, सपोज मारना पीटना, दैट कम्स अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, बाय द रेस्पोंडेंट। तो ये थी डेफिनेशन आपकी एग्रीव्ड पर्सन की। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं।
चाइल्ड। देखो चाइल्ड की डेफिनेशन आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी मिल जाएगी और भी अलग अलग जगह जो है आपको चाइल्ड की डेफिनेशन बन जाएगी। अब चाइल्ड की डेफिनेशन में क्या डिफाइन है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। चाइल्ड में वो आएगा एनी पर्सन जो 18 साल से कम के। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ चाइल्ड बताए। चाइल्ड में कौन भी हो सकता है, एडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, फॉस्टर चाइल्ड भी हो सकता है। अब हमने एडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में सुना होगा, स्टेप के बारे में भी सुनने होगा, लेकिन क्या फॉस्टर के बारे में सुना है? आइए जानते हैं, मैं तीनों का मतलब आपको बताती हूँ। एडॉप्टेड चाइल्ड मीन्स चाइल्ड टेकन फ्रॉम द ऑर्फनेज, ठीक है, या आपने किसी पेरेंट से एडॉप्ट करा है। लेकिन एडॉप्टेड में क्या होता है कि आपको पता है, ठीक है, आपने ऑर्फनेज से लिया है, आपने कहीं से भी लिया है, तो एडॉप्टेड चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। आप एडॉप्ट ऐसे ही थोड़ी ना करते हो, इसके लिए एडॉप्शन ऑफ मेंटेनेंस एक्ट भी बना है और बाय द एग्रीमेंट ही आप एडॉप्ट करते हो। फिर आता है स्टेप चाइल्ड। स्टेप चाइल्ड क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपकी सपोज योर मदर इज नॉट देयर, आपके पापा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी मम्मी के भी बच्चे हैं, ठीक है, तो वो जो दूसरी मम्मी है वो आपकी भी तो मम्मी हुई, तो वो क्या होगा, स्टेप मम्मी, स्टेप मदर, स्टेप फादर। तो जो स्टेप मदर और स्टेप फादर के बच्चे हैं ना, वो क्या होते हैं, स्टेप चाइल्ड होते हैं। क्या होता है, स्टेप चाइल्ड। चाइल्ड फ्रॉम अनादर मदर, ठीक है, दूसरी मम्मी से जो बच्चे हैं वो नॉट बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते हैं। फॉस्टर चाइल्ड क्या होता है, देखो फॉस्टर चाइल्ड में क्या होता है कि आपने किसी बेबी को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है, चाहे आप फिर वो प्राइवेट होम ले लो, ग्रुप होम ले लो, ब्रॉट अप बाय द अदर, मतलब आपके रियल पेरेंट्स ने आपको बर्थ दिया है लेकिन आप उनके साथ नहीं रह रहे हो, आप किसी प्राइवेट होम में रह रहे हो, आप किसी और पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, वो आता है फॉस्टर चाइल्ड की कैटेगरी। चल नेक्स्ट डेफिनेशन जाती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है, आपकी कई बार क्या होता है कि आपने पड़ोसी से भी झगड़ा कर लिया तो आप क्या करते हो, एफआईआर कराने जाते हो, ठीक है। अब आप डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे हो तो आप भी क्या जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो कि भैया मेरे साथ घरेलू हिंसा हुआ, घरेलू हिंसा ये जो, तो आप क्या करते हो, रिपोर्ट लिखवाते हो। तो जो वो पूरी रिपोर्ट होती है ना, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होती है और कौन करता है, देखो एग्रीव्ड वुमेन भी कर सकती है रिपोर्ट। अब एग्रीव्ड वुमेन के बिहाफ में कोई पर्सन भी कर सकता है। अब उन्होंने जो कंप्लेन करी उसका एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग और वो कंप्लेन लिखते हैं, वो आती है आपकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कि हाल फिलहाल उस मैटर में हुआ क्या था, आप जो कंप्लेन लिखाना है उसका जस्ट क्या है, क्या हुआ, तो वो होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। मीन्स अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपकी रिपोर्ट है इन रेसिप्ट ऑफ कंप्लेन, जो आपको कंप्लेन मिली, ठीक है, किसकी कंप्लेन मिली, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन मिली, किसके द्वारा मिली, एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, या एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में कोई आया था। अब आता है 2F डोमेस्टिक रिलेशनशिप। देखो जब मैं आपको एग्रीव्ड पर्सन पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बोला था कि मैं डोमेस्टिक रिलेशन का आपको मतलब बताऊंगी जब डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक एक बैरक की एक एक रीडिंग करूंगी, बैरक की एक एक लाइन, आप जस्ट ध्यान से सुनिएगा। मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन दो पर्सन, ए और बी दोनों के बीच की रिलेशनशिप, चाहे ये दोनों साथ में रहते हैं, चाहे ये दोनों साथ में रहते थे, दो चीजें ध्यान रखना, चाहे ये दोनों साथ में रहते हैं, चाहे ये दोनों साथ में रहते थे, when they are related with the, वो किससे रिलेटेड है, चाहे बाय बर्थ रिलेटेड हो, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर कॉन्संग्यूनिटी का मतलब होता है बाय ब्लड रिलेशन, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की नेचर ऑफ मैरिज से रिलेटेड हो। नेचर ऑफ मैरिज में आ जाता है, आप चाहे मैरिज में नहीं पर आप लिव इन में रह रहे हो, दैट्स अ काइंड ऑफ नेचर ऑफ मैरिज। एडॉप्शन, फिर आप एडॉप्शन से रिलेटेड हो, या फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर, या फिर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, तो आप किस कैटेगरी में फॉलो होंगे, आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में फॉलो होंगे। अब आता है बहुत सारी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यहाँ पे मैंने कुछ आपको टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप बताने की कोशिश करी, जैसे रिलेटेड बाय ब्लड। अब आप ब्लड से कैसे रिलेटेड, जैसे अंकल, आंटी, सिस्टर, फादर, मदर। आप रिलेटेड बाय मैरिज, हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब से। आप रिलेशनशिप दैट इज सिमिलर टू द नेचर ऑफ मैरिज, मैंने आपको बता दिया। लिव इन पार्टनर तो अभी तक हमने 3 देखी, रिलेशनशिप बाय ब्लड, रिलेशनशिप बाय मैरिज, रिलेशनशिप इन सिमिलर टू द नेचर ऑफ मैरिज, रिलेटेड बाय एडॉप्शन, एडॉप्शन से स्टेप फादर, स्टेप मदर, ये सब।
और रिलेटेड बाय द वर्च्यू ऑफ लिविंग टुगेदर, अगर आप साथ में रह रहे हो तो भी आप एक प्रॉब्लम फेस करें ब्रदर सिस्टर इन लॉ इनके बीच में, तो हम यहाँ पे 5 टाइप की डोमेस्टिक रिलेशनशिप मैंने आपको बता दी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है 2G। 2G में क्या बताया है, डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के सेक्शन 3। नेक्स्ट आते हैं डाउरी। क्या बोला है, 2S डाउरी। डाउरी का सेम मतलब है जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दिया है। डाउरी का सेम मीनिंग है जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में बताया गया है, ठीक है। दहेज लेना और दहेज देना ही पाप है, ठीक है। अब इस डाउरी से रिलेटेड के डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इवन अगर आप जो है आपके बच्चों की प्रॉब्लम की वजह से भी आप डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हो। सपोज क्या होता है, कभी किसी महिला को कोई बेबी नहीं हो रहा है तो घर वाले टॉर्चर करते हैं कि बेबी नहीं हो रहा है ऐसा वैसा, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। तो इवन डाउरी भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। अब 2 आए मजिस्ट्रेट। देख यहाँ पे ये बता दें कि ये एक्ट डील कौन करेगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं है और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ पे कौन आएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों ही सेम है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों ही सेम है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ अप्लाई करेंगे अपना पावर, विद इन द जूरिडिक्शन। सपोज रेस्पोंडेंट वहाँ रहता है उस पूरे लोकल एरिया में जहाँ पे मजिस्ट्रेट का पावर लगता है, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर है उसे डील करने का। आइए डेफिनेशन जानते हैं। मीनिंग ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज द केस में भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज इन जूरिडिक्शन। जूरिडिक्शन का पावर कहाँ से मिलता है, सीआरपीसी से मिलता है, इन द एरिया जहाँ पे एग्रीव पर्सन रहता है, चाहे वो टेम्परेरी रहता हो और अदरवाइज ऑन द रेस्पोंडेंट साइड, या रेस्पोंडेंट रहता है और द डोमेस्टिक, और वहाँ पे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस टेक्स प्लेस हुआ, मतलब जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, भले फिर वो रेस्पोंडेंट रहता नहीं हो, एग्रीव पर्सन नहीं रहता हो, लेकिन उसका जुरिडिक्शन रहता तो वो डील कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है 2K मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। अब डेफिनेशन क्या बोलती है पहले वो देख लेते हैं। मीन्स द कंपनसेशन विद द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर, ठीक है। मॉनेटरी रिलीफ का मतलब ये होता है कि कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है, मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द हियरिंग, मतलब एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग जो है, जब आपका ट्रायल चल रहा है उस बीच में भी आपको क्या कर सकता है, कंपनसेशन किसको बोल सकते हैं, रेस्पोंडेंट को बोल सकते हैं कि आप इसको कंपनसेशन दीजिए, आप इनको कंपनसेशन दीजिए ताकि ये अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे से क्या कर सके, प्रॉब्लम को, जितनी भी खर्चे की प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व कर सके और जितना भी लॉस हुआ वो इनसे निपट सके। तो ये यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी तक जितनी डेफिनेशंस पढ़ाई वहाँ से आपके प्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अक्सर मॉनेटरी रिलीफ में से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन बनेगा तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या इन बिटवीन द ट्रायल आपको दे सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, इन बिटवीन द ट्रायल भी आपको कंपनसेशन मिल सकता है। 2N बात करते हैं आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर की। प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। खैर इसको हम सेक्शन 8 में भी पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर 3 की बात करेंगे तब हम प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। 2Q बोलता है रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट कौन, देखो सबसे पहले रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन में ना अमेंडमेंट हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है एनी एडल्ट मेल पर्सन, लेकिन एक केस लॉ में ये चैलेंज किया गया था कि क्या महिला डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है तो क्या सिर्फ मेल पर्सन के द्वारा ही फेस करी, भाई उसकी सास ये सब पे तो उसको परेशान कर रहे होंगे ना। तो इस डेफिनेशन को अमेंड करके बोल दिया था कि इस डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होगा, इवन द पेरेंट्स भी इंक्लूड होंगे, सास भी इंक्लूड होगी, जिन जिन से उनको प्रॉब्लम है वो भी इंक्लूड होगा। तो ये केस लॉ जब हम केस लॉ की सीरीज लेके आएंगे ना तब आपको डिटेल में केस लॉ पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट केस लॉस की बात करेंगे। रेस्पोंडेंट मीन्स एनी एडल्ट मेल पर्सन, एडल्ट मेल को रिप्लेस कर दिया। रेस्पोंडेंट मीन्स एनी पर्सन हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। किसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, जो 2A में है। 2A में कौन है, एग्रीव पर्सन। एग्रीव पर्सन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है और वो रिलीफ चाहता है इस एक्ट में, वो है रेस्पोंडेंट। नेक्स्ट आता है शेयर्ड हाउस होल्ड। ये शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, भाई हमने डोमेस्टिक रिलेशनशिप पढ़ लिया, विक्टिम पढ़ लिया, रेस्पोंडेंट पढ़ लिया, डोमेस्टिक वायलेंस, तो फिर शेयर्ड हाउस होल्ड की कहानी कहाँ से आ गई। देखिए शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है कि एग्रीव पर्सन और हस्बैंड रह रहे हो। अब वो एग्रीव पर्सन और हस्बैंड चाहे तो अकेले रह रहे हो,
या पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो, जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हो, तो जिसके साथ वो घर शेयर कर रहे हैं ना, वो होता है शेयर्ड हाउस होल्ड। अब डेफिनेशन की एक एक लाइन में आपको समझाऊंगी, जस्ट वेट। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीव्ड लिव्स, जहाँ पे एग्रीव पर्सन रहता है, जहाँ पे विक्टिम रहती है। एट एनी स्टेज, कभी वो किसी समय पे साथ में रहते थे एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, आइदर सिंगली और अलॉन्ग विद द रेस्पोंडेंट, या तो वो अकेली रहती थी या वो रेस्पोंडेंट के साथ रहती। इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड वेदर ऑन और टेनेटेड, फिर वो चाहे किराए का घर हो चाहे खुद का घर हो, जॉइंटली शेयर्ड बाय द एग्रीव पर्सन, या वो जॉइंटली शेयर्ड हो। जॉइंटली शेयर्ड मतलब सबके साथ रहते हो। एंड द रेस्पोंडेंट ऑन आइदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीव पर्सन और द रेस्पोंडेंट और बोथ जॉइंटली सिंगल हैव द राइट, या फिर जहाँ पे रेस्पोंडेंट के पास भी राइट है, चाहे वो उसके अकेले का राइट हो चाहे वो सबका राइट हो। टाइटल, इंटरेस्ट, इक्विटी इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड, उसका टाइटल, उसका इंटरेस्ट, उसका इक्विटी, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहता हो वहाँ पे हो, चाहे वो अकेले रहता हो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी। विच में बिलोंग टू द जॉइंट फैमिली, चाहे वो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हो। विच द रेस्पोंडेंट इन द मेंबर, जहाँ पे रेस्पोंडेंट उस जॉइंट फैमिली का मेंबर है, irrespective whether the respondent or the aggrieved person have any right, चाहे फिर उस रेस्पोंडेंट का और एग्रीव पर्सन का राइट हो, इंटरेस्ट हो, टाइटल हो या नहीं हो, पर वो क्या कहलाएगा, शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाएगा। इन शॉर्ट, शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन आपको ये बोलती है कि जहाँ पर रेस्पोंडेंट और एग्रीव पर्सन किसी समय पे साथ में रहते थे या साथ में नहीं रहते थे, चाहे वो मकान किराए का हो या घर का हो, सब शेयर करते हैं जो चीज़ें, वो आती है शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में। नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन शेयर्ड हाउस होल्ड की। एक जो थी रेस्पोंडेंट, वो मैंने आपको बता दी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मैंने आपको बता दी। इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का पढ़ाने का मेन मतलब ये था, यहाँ से आपका प्री का प्लस एज वेल एज मीन्स का क्वेश्चन फंस सकता है। अब ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस है जो मैंने नहीं पढ़ाई। वो कौन सी डेफिनेशंस है, अगर आप देखोगे तो मैंने कस्टडी ऑर्डर नहीं पढ़ाया, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स जो नहीं पढ़ाए, प्रिस्क्राइब नहीं पढ़ाया, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ाया, तो इनको पढ़ाने का मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सेंस लगेगा, क्योंकि प्रिस्क्राइब का मतलब भी आप जानते हैं, कस्टडी ऑर्डर, कस्टडी किसी भी स्टेज पे आपको ग्रांट की जा सकती है। तो ये डेफिनेशंस आप जस्ट बैरिक से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने शेयर्ड हाउस होल्ड से रिलेटेड कुछ 2 केस बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 2 केस इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि एक में पास्ट सिचुएशन है और एक में प्रेजेंट सिचुएशन है। एसआर बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा 2006 का केस है। क्या बोलता है कि द वाइफ इज ओनली एंटाइटल्ड टू क्लेम राइट टू रेसिडेंट इन अ शेयर हाउस होल्ड। यहाँ पे इस केस में ये बोलती है सुप्रीम कोर्ट कि भैया अगर आप शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे तो आपके हस्बैंड का जो इंटरेस्ट है ना, वही आपका इंटरेस्ट है और आप वही क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसी बात को चैलेंज किया गया था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा वाले केस में, जो कि 15 अक्टूबर 2020 का केस है। और ये बोला गया था नहीं, भले ही आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट हो नहीं हो, शेयर हो नहीं हो, आप जो है क्या कर सकते हो, आप अपना शेयर जो है वो क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे जो है क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड शेयर हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्री एट एनी प्लेस इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ क्या हुआ था, इस पूरे केस में ये क्लियर कर दिया था, किसमें, सतीश चंदेर वाले केस में ये क्लियर कर दिया था कि भले आपके हस्बैंड का शेयर हो नहीं हो, लेकिन आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप जो है अपना राइट क्लेम कर सकते हो। एक लास्ट केस है प्रभात दयागी वर्सेस कमलेश देवी 2022। उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव रेसिडेंस का जो है वो कंसेप्ट लेके आई थी। कंस्ट्रक्टिव रेसिडेंस इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी रेसिडेंस जहाँ पे विडो के पास भी ये राइट है कि वो अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में राइट क्लेम कर सकती है। फिर वो भले विडो साथ में रहती है या नहीं रहती है, लेकिन विडो के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकती है, राइट क्लेम कर सकती है। तो ये था पूरा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन लेके आएंगे, साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर वाला पार्ट भी लेके आएंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू।